अर्नब आद्रिका से कहता है कि आई प्रॉमिस, सिया की कसम, तुम पर कभी भी आँच भी नहीं आने दूंगा। नाउ यू आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ। आद्रिका ने कहा, अभी मिले हुए 12 घंटे भी नहीं हुए, तुम्हारी लाइफ में ज़रूरी हो गई? कैसे? अर्नब ने उसकी निगाह में निगाहें डालकर कहा, कभी कभी कोई सालों पास रहकर भी इतना ज़रूरी नहीं बनता, तो और कभी कभी कोई एक सेकंड में ही बहुत ज़रूरी हो जाता है। आद्रिका ने भी अब उसकी आंखों में देखते हुए कहा, लेकिन मुझे किसी के लिए भी ज़रूरी नहीं बनना, और मैं ज़रूरी नहीं ख्वाहिश बनना चाहती हूँ। अर्नब ने मुस्कुराकर कहा, अकड़, आई लाइक इट, तुम्हारी ये अकड़ भी कबूल है। और सुनो, तुम ना ऐसी पहली लड़की हो जिस पर अर्नब सिंह शेखावत का दिल आया है। आखिरी भी तुम ही हो, क्योंकि धोखा देना मुझे आता नहीं। आद्रिका ने खींचकर कहा, अपनी यह बकवास अपने पास रखो, समझे? शादीशुदा हो, एक बच्चा, और फिर भी। अर्नब ने उसे टोकते हुए कहा, ओह हेलो मैडम, मैं सिंगल हूँ, कोई शादी वादी नहीं हुई मेरी। आद्रिका ने एक भौं उठाकर कहा, तो सिया क्या पेड़ से लटकते हुए मिली थी? तभी पीछे से आवाज़ आई, अर्नब। दोनों ने उस तरफ देखा तो जूलिया खड़ी थी। अर्नब और आद्रिका को इतने पास देख वो हैरान थी। आद्रिका ने मन ही मन सोचा, शायद ये इसकी पत्नी है। इतना सोच वो मन मन मुस्कुरा दी। आद्रिका ने अर्नब के सीने से चिपकते हुए कहा, ओ गॉड अनु, कोई हमें रोमांस भी नहीं करने दे रहा है। आद्रिका की बात सुन, जहाँ जूलिया गुस्से से उसे घूर रही थी, वहीं अर्नब उसकी सारी चाल समझ रहा था। उसने आद्रिका का सिर अपने सीने से हटाया, जिसे देख जूलिया और आद्रिका दोनों ही मुस्कुरा दिए। लेकिन बाद में दोनों के ही चेहरे पर 12 बज गए, क्योंकि अर्नब ने अपने होंठ आद्रिका के होंठों से हल्के से छू दिए और कहा, मुझे वैसे भी खुल्लम खुल्ला प्यार रोमांस करने में ही मज़ा आता है, मेरी आधी। उसकी बात सुन, आद्रिका चिढ़ गई, और जूलिया ने गुस्से को शांत करने की नाकाम कोशिश करते हुए कहा, अर्नब, डीलर का फ़ोन आया है, वो हमारा वेट कर रहा है। जूलिया की बात सुन, अर्नब का चेहरा सख्त हो गया। उसने आद्रिका को छोड़ दिया और जूलिया से कहा, चलो। इतना बोल वो जाने लगा, लेकिन फिर रुक गया। वो आद्रिका के पास गया। उसने उसका चेहरा अपने हाथों में भरा और उसके माथे पर होंठों को लगाते हुए कहा, अपना ध्यान रखना। इतना बोल वो पीछे हटा और फिर से बोला, एक फेवर कर सकती हो? सिया को कुछ देर के लिए अपने पास रख सकती हो? उसे मैं अपने साथ नहीं ले जा सकता, और तुमसे ज़्यादा किसी और पर विश्वास नहीं कर सकता। जूलिया ने बताया कि सेम कॉलोनी है, तो सिया को तुम्हारे घर से ले लूँगा। प्लीज़ मना मत करना, तुम्हारे अलावा किसी और के पास नहीं छोड़ सकता। आद्रिका ने कुछ सोचकर कहा, ठीक है। अर्नब ने फिर झट से अपना फ़ोन निकाला और कहा, नंबर? आद्रिका ने मुस्कुराते हुए उसे नंबर दिया और फिर कहा, माँ का है। यह बात सुन अर्नब उसे घूरने लगा तो आद्रिका वहाँ से चली गई। जूलिया, जो कि गुस्से और नफरत भरी नज़रों से आद्रिका को देख रही थी, उसने अर्नब के करीब जाकर उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, अर्नब चलें? अर्नब ने चिढ़कर उसका हाथ अपने कंधे से हटाया और उसे धमकी भरे लहजे में कहा, मेरे करीब मत आना, यह हक किसी और का है। इतना बोल वो वहाँ से चला गया। जूलिया ने अपनी मुट्ठियाँ कसते हुए कहा, अर्नब सिर्फ और सिर्फ मेरा है। उसके करीब जाने का हक सिर्फ मेरा है, और अगर उसने वो हक तुम्हें दे दिया है तो जूलिया की छीनना भी आता है। अगर तुम्हारी ज़िंदगी जहन्नुम ना बना दी ना आद्रिका शर्मा, तो मैं भी राजपूत नहीं। इतना बोल जूलिया वहाँ से चली गई। वहीं गार्डन में आकर अर्नब सिया से बोला, सिया। सिया अर्नब के पास आई। अर्नब ने आद्रिका की तरफ इशारा करते हुए कहा, आपको वो पसंद है? सिया हाँ में सिर हिलाते हुए बोली, हाँ, एंजल बहुत अच्छी हैं, लेकिन उन्होंने सभी बच्चों को किस किया। अर्नब ने कहा, आपको नहीं किया? सिया बोली, नहीं, मेरे तो 2 किस किए। अर्नब ने नासमझी भाव से कहा, फिर? सिया बोली, उन्होंने बाकियों को क्यों किस किया? वो तो सिर्फ मेरी एंजल है। उसकी पॉजिटिवनेस देखकर अर्नब मुस्कुरा दिया और मन ही मन बोला, बिल्कुल मुझ पर गई है। अर्नब ने सिया से कहा, कोई बात नहीं, अब आप उन्हीं के साथ रहोगे आज तो, फिर वो सिर्फ आपको किस करेंगी। सिया उछलते हुए बोली, सच्ची? अर्नब ने मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया। सिया दौड़कर आद्रिका के पास गई, जो कि जयश्री के पास खड़ी चाय पी रही थी। वो उसके स्वेटर को खींचते हुए बोली, एंजल। आद्रिका ने उसे देखा तो नीचे झुकी। सिया बोली, आज मैं आपके साथ रहूँगी। आद्रिका ने एक नज़र अर्नब को देखा, जो उसे ही देख रहा था, और कहा, हाँ,
सिया उसके गले लग गई, जिसे देख आद्रिका के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने भी उसे बाहों में भर लिया। अर्नब मुस्कुरा दिया और मन ही मन बोला, परफेक्ट फॉर सिया। तभी अली ने अर्नब से चलने को कहा तो अर्नब सिया के पास गया। सिया तब तक आद्रिका से अलग हो चुकी थी। उसने सिया को अपनी गोद में उठाया। उसने उसका गाल चूम लिया और कहा, मैं जा रहा हूँ, अपना ध्यान रखना। सिया ने सिर हिला दिया। फिर अर्नब ने आद्रिका की तरफ रुख किया और कहा, इसे 2 बजे सुला देना और जब सोकर उठ जाए तो इसे चॉकलेट शेक पीना होता है। और हाँ, अगर इसे मेरी याद आए तो मुझे कॉल कर देना। आद्रिका ने सिर हिला दिया। अर्नब ने फिर सिया का माथा चूमा और चला गया। आद्रिका को इतना तो एहसास हो चुका था कि अर्नब सिया से बहुत प्यार करता है और उसके लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन अभी भी उसे समझ नहीं आ रहा था कि अगर वो शादीशुदा है, उसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों। शाम के 4 बजे जयश्री और आद्रिका सिया को अपने साथ घर ले जाने लगते हैं। जब सिया यह देखती है कि बाइक पर जाना है तो वो आद्रिका से बोली, एंजल बाइक। आद्रिका ने सिर हिला दिया और हेलमेट पहनने लगी तो सिया बोली, आप चलाओगी। आद्रिका ने हाँ में सिर हिला दिया। आद्रिका ने जयश्री से कहलवाकर सिया को अपने आगे बिठाया। आद्रिका ने उसे हैंडल पकड़ने को कह दिया ताकि वो गिरे ना। फिर जयश्री बैठी और फिर आद्रिका बाइक को उड़ा ले गई। जो रास्ता 30 मिनट में ख़त्म होता था वो आद्रिका ने 20 मिनट में ख़त्म कर लिया। 20 मिनट में वो घर पहुंच चुकी थी। जयश्री उतरी। जैसे ही सिया की नज़र उस पर पड़ी वो हंसने लगी और बोली, आंटी आपके बाल। जयश्री के सारे बाल खराब हो चुके थे। जयश्री आद्रिका को घूरने लगी। आद्रिका ने चेहरा घुमाकर कहा, सिया को नीचे उतारिए और घर का गेट खोलिए ताकि बाइक अंदर कर लूँ। जयश्री ने सिया को नीचे उतारा और फिर घर का गेट खोला। आद्रिका ने बाइक अंदर लगाई और फिर उतर गई। सिया दौड़कर आद्रिका के पास आई और बोली, एंजल मुझे बाइक बहुत अच्छी लगी। आद्रिका मुस्कुरा दी। जयश्री ने घर का दरवाज़ा खोला और तीनों अंदर गए। सिया घर देखने लगी। तभी उसकी नज़र घर के मंदिर पर पड़ी। उसे देख वो आद्रिका से बोली, वो क्या है एंजल। आद्रिका ने कहा, बेटा वो मंदिर है। सिया ने मासूमियत से कहा, मंदिर क्या होता है। यह सुनकर जयश्री और आद्रिका उसे अचरज की निगाहों से देखने लगे। आद्रिका ने उसके पास घुटनों पर झुककर कहा, आपके घर में मंदिर नहीं है। सिया ने ना में सिर हिला दिया। आद्रिका हैरानी से उसे देखने लगी। फिर आद्रिका ने उससे उसके सैंडल उतारने को कहे और खुद भी जूते उतारे। फिर उसने सिया को गोद में उठाया और मंदिर में गई। मंदिर में चलकर आद्रिका ने खुद भी माथा टेका और सिया को भी टिकवाया। फिर आद्रिका ने शिव पार्वती की मूर्ति की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह हैं देवों के देव महादेव और ये हैं इनकी पत्नी माँ पार्वती। सिया ने सिर हिला दिया। फिर आद्रिका उसे बाहर ले आई। आद्रिका ने सिया से इतना कुछ नहीं पूछा। तभी जयश्री जो किचन में थी वो आई। उनके हाथ में एक ट्रे थी जिस पर एक गिलास था चॉकलेट शेक का। उन्होंने वो सिया को दिया। सिया ने झट से पी लिया। फिर आद्रिका उसे अपने साथ अपने कमरे में ले गई। वहाँ दोनों ने थोड़ी देर खेला और फिर सिया सो गई। उसके सो जाने के बाद आद्रिका ने इसे अच्छे से कंबल उड़ाया और फिर अपनी पढ़ाई में मगन हो गई। शाम 6 बजे अर्नब अपनी डील करके सीधा पर्वत कॉलोनी पहुंचा। सभी बिमला के घर गए। फिर अर्नब ने बिमला से आद्रिका के घर के बारे में पूछा और अकेला ही वहां चला गया। उसने घर की बेल बजाई तो जयश्री ने दरवाज़ा खोला। अर्नब को देखकर वो मुस्कुरा दी और उसे अंदर आने के लिए जगह दी। अर्नब अंदर आया और घर देखने लगा। जयश्री उसके लिए पानी ले आई। अर्नब ने पानी पिया और कहा, आंटी सिया। जयश्री बोली, बेटा वो ऊपर आदि के कमरे में है, तुम चले जाओ। अर्नब सिर हिलाकर चला गया और जयश्री किचन में। आद्रिका के कमरे का दरवाज़ा खुला था तो अर्नब सीधा अंदर चला गया। अंदर जाकर उसने देखा कि आद्रिका बैठे बैठे ही सोई हुई थी। आंखों पर चश्मा, सीने पर किताब और हाथों में पेन। साइड पर ही सिया लेटी हुई थी। सिया का एक हाथ आद्रिका के पेट पर था। दोनों को ऐसे सोता देख अर्नब मुस्कुरा दिया। अर्नब ने जल्दी से फ़ोन निकालकर फ़ोटो खींच ली। फिर बिना उसे परेशान किए सिया को आहिस्ता से गोद में उठाने लगा। लेकिन जैसे ही आद्रिका के पेट से सिया का हाथ हटा, आद्रिका की नींद खुल गई। आद्रिका ने जैसे ही अर्नब को देखा, वो सीधी होकर बैठ गई। उसने अपने चश्मे निकाले। आद्रिका को उठा देख अर्नब बोला, सॉरी,
वो सिया को लेने आया था। आद्रिका ने सिर हिला दिया। अर्नब सिया को लेकर जैसे ही वहाँ से जाने लगा, आद्रिका बोली, कल सुबह 8 बजे कॉलोनी से 100 मीटर दूर शिव मंदिर में मिलिए। अर्नब ने एक नज़र उसे देखा और फिर सिर हिलाकर चला गया। अर्नब नीचे आया तो जयश्री बोली, बेटा डिनर कर लो। अर्नब ने मुस्कुराकर कहा, नहीं आंटी, होटल में टेबल बुक किया हुआ है, अब बस वहीं जाएंगे। जयश्री कुछ नहीं बोली। अर्नब सिया को लेकर चला गया। वहीं अर्नब के जाने के बाद आद्रिका ने किताबों को एक तरफ किया और फिर से कंबल ओढ़कर लाइट बंद करके सो गई। अगली सुबह 8 बजे शिव मंदिर में अर्नब मंदिर के बाहर खड़ा आद्रिका का इंतजार कर रहा था। वो कभी घड़ी देखता तो कभी सामने। कुछ देर बाद उसे ग्रीन हुडी के साथ ब्लैक जीन्स पहने वो आती दिखी। उसे देखकर अर्नब की नज़रें उस पर टिक गईं। आद्रिका ने बाहरी दुकान से एक पूजा के लिए थाल ली और अर्नब को देख उसकी तरफ बढ़ गई। अर्नब के पास आकर उससे कहा, बाहर क्यों खड़े हैं, अंदर चलिए। अर्नब ने एक नज़र अंदर मंदिर में देखा और फिर आद्रिका को देखते हुए कहा, तुम जाओ, मैं यहीं इंतज़ार कर रहा हूँ। आद्रिका ने कुछ पल उसे देखा, फिर उसने एक हाथ में थाल पकड़ी और दूसरे हाथ से अर्नब का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जाने लगी। आद्रिका के हाथ के स्पर्श से अर्नब के दिल के तार झंझना उठे। वो हैरानी से आद्रिका को देखने लगा। वहीं आद्रिका को भी उसका हाथ पकड़ने से अलग एहसास हुआ, लेकिन उसने उन्हें नज़रअंदाज किया। अर्नब को पता ही नहीं चला कि वो मंदिर के अंदर आ चुका था। आद्रिका अंदर आकर रुक गई। उसने उसका हाथ छोड़ दिया। उसका हाथ छोड़ने से अर्नब होश में आया। उसने आसपास नज़रें घुमाकर देखा। जब उसने अपने आप को मंदिर के अंदर पाया तो हैरानी से आद्रिका को देखने लगा, लेकिन उसे देखकर उसके चेहरे पर हैरानी से भरे भाव प्यार भरे भाव में बदल गए। वो प्यार से उसे निहारने लगा। आद्रिका ने पूजा की थाल पंडित जी को पकड़ा दी थी और खुद हाथ जोड़कर आंखें बंद करके प्रार्थना कर रही थी। अर्नब ने फिर आद्रिका से नज़र हटाकर सामने देखा, जहाँ शिव पार्वती की मूर्ति थी, जिसे देख अर्नब के चेहरे पर फीकी मुस्कान आ गई। उसने मन ही मन कहा, अर्नब सिंह शेखावत का अगर कोई दुश्मन है तो वो सिर्फ आप हैं, सिर्फ आप। आपने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, यहाँ तक कि मेरा अपना शहर भी। लेकिन अब, फिर आद्रिका की तरफ देखते हुए, इसे आपको छीनने नहीं दूंगा। अगर ये मुझसे दूर हो गई तो ये दुनिया अर्नब सिंह शेखावत का वो रूप देखेगी जो किसी ने बुरे सपने में भी नहीं सोचा होगा। आपसे कुछ भी नहीं मांगने वाला, क्योंकि मुझसे आपने सब कुछ ले लिया है। इतना बोल उसकी आंखों में नमी आ गई और तभी आद्रिका ने आंखें खोल दी। उसकी आंखें खुलती देख अर्नब ने चेहरा घुमा लिया और उस नमी को अपने अंदर ही बसा लिया। फिर उसने उसकी तरफ चेहरा किया। आद्रिका ने एक नज़र उसकी आंखों में देखा और फिर शिवलिंग की तरफ बढ़ गई। वहाँ वो अभिषेक करने वाली ही थी कि पंडित जी बोले, बेटा जोड़े में करो। उन्होंने ये बात अर्नब की तरफ इशारा करके कही थी। अर्नब आगे बढ़ा और दोनों ने अभिषेक किया। अर्नब करना नहीं चाहता था, लेकिन सिर्फ आद्रिका के साथ करने के लिए उसने किया। अभिषेक करने के बाद जब वो पंडित जी से प्रसाद लेने लगे, पंडित जी बोले, दोनों की जोड़ी शिव पार्वती की तरह ही है, सदा खुश रहो। यह सुनकर आद्रिका की आंखें बड़ी हो गईं। जैसे ही वो कुछ बोलने लगी, अर्नब बोल पड़ा, शुक्रिया पंडित जी। यह सुनकर आद्रिका उसे घूरने लगी। अर्नब ने उसका हाथ पकड़ लिया। दोनों ने प्रसाद लिया और बाहर आए। बाहर आकर आद्रिका ने अपना हाथ झटक दिया, जिससे अर्नब ने उसका हाथ छोड़ दिया। आद्रिका उसे घूरने लगी। अर्नब ने उसके घूरने को नज़रअंदाज करके बाहर बैठे गरीबों में अपना प्रसाद बांट दिया, जिसे देख आद्रिका को कुछ समझ नहीं आया। वो बोली, हमें अपना प्रसाद खुद खाना चाहिए, ना कि दूसरों को देना चाहिए। अर्नब ने एक नज़र उसे देखा और फिर कहा, जब मैं तुम्हारे इस शिव भगवान को ही नहीं मानता तो उनके उसूलों को, उनके प्रसाद को क्यों अपनाऊंगा। यह सुनकर आद्रिका हैरत भरे भाव से बोली, तुम नास्तिक हो। अर्नब ने एक नज़र उसे देखा और फिर पीछे मुड़कर मंदिर को देखकर कहा, कभी लगा नहीं था कि ये कहूँगा, लेकिन हाँ हूँ मैं नास्तिक। यह बात सुनते ही आद्रिका उसे और हैरानी से देखने लगी। फिर जैसे ही वो वहाँ से जाने लगी, अर्नब ने उसकी तरफ मुड़कर उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया था। आद्रिका उसकी तरफ मुड़ी। उसने कहा, बैठकर बातें करें।
अर्नब ने सिर हिला दिया। दोनों मंदिर के पास बने पार्क में चले गए। वहाँ दोनों बेंच पर बैठे। आद्रिका ने सामने देखते हुए कहा, आप नास्तिक हैं तो ठीक है, लेकिन आपने सिया को मंदिर जैसे शब्द से वंचित क्यों रखा? अर्नब ने उसे देखते हुए कहा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी ऐसी शक्ति में विश्वास रखे जो कि है ही नहीं। यह सुनकर राधिका के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो बोली, तो आप मानते हैं कि शक्ति है? अर्नब यह सुनकर उसे नासमझी भाव से देखने लगा। आद्रिका बोली, आप चाहते तो आप शक्ति शब्द की जगह चीज या फिर लोग कह सकते थे, लेकिन आपने शक्ति कहा क्योंकि आप मानते हैं कि यह शक्ति है। देखिए, मैं नहीं जानती कि आप क्यों एक नन्ही सी बच्ची को भगवान से दूर रख रहे हैं, लेकिन आपको मैं बता दूं, आप गलत कर रहे हैं। अगर अभी से वो वंचित रहेगी तो आगे भविष्य। अर्नब ने उसे टोकते हुए कहा, उसके भविष्य को सुधारने के लिए ही ये सब कर रहा हूँ। और सुनो, तुम्हें ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। वो मेरी बेटी है, उसे क्या सिखाना है, किस बारे में जानकारी होनी चाहिए, यह मैं अच्छे से देख सकता हूँ। आद्रिका ने उसे एक नज़र देखा और वहाँ से उठकर बोली, सही कहा, माफ़ करिए। आप और आपकी बीवी सिया के लिए भला बुरा सब जानते हैं। वो क्या है ना, मैं बहुत ही कम वक्त में बच्चों से अटैच हो जाती हूँ, तो इसलिए कहा, लेकिन कहना नहीं चाहिए था, क्योंकि कोई हक नहीं है। इतना बोल वो वहाँ से चली गई। वहीं उसके जाने के बाद अर्नब ने अपना सिर अपनी हथेलियों के बीच फंसाकर कहा, अर्नब तू पागल है। आद्रिका पैदल आई थी, इसलिए पैदल ही मंदिर से घर के लिए निकल गई। उसके जहन में अर्नब की कई बातें ही घूम रही थी। उसने सिर झटककर उन बातों को भी झटक दिया। वहीं दूसरी तरफ अर्नब को अपनी कई बातों का पछतावा हो रहा था, इसलिए वो पार्क से निकला और अपनी गाड़ी में बैठकर कॉलोनी को जाने वाले रास्ते पर धीमी गति से गाड़ी चलाने लगा। वो आसपास नजरें घुमाकर आद्रिका को तलाशने लगा। कुछ दूरी पर वो उसे दिख गई। अर्नब ने गति बढ़ाकर सीधा उसके सामने गाड़ी रोकी। आद्रिका एक झटके से रुक गई। अर्नब ने गाड़ी का शीशा डाउन कर लिया था, जिस कारण उसने उसे देख लिया, लेकिन फिर भी अनदेखा करके जैसे ही साइड से निकलने को हुई, अर्नब ने अपनी गाड़ी उस तरफ चला दी। ये देख आद्रिका उसे घूरने लगी। अर्नब ने कहा, आकर बैठो। आद्रिका ने कुछ नहीं कहा और जैसे ही दूसरी साइड से निकलने लगी, अर्नब ने गाड़ी उस साइड पर मोड़ी और फिर कहा, आकर बैठ जाओ, वरना याद है ना जन्नत में कैसे लेकर गया था कमरे में। यह सुनते ही आद्रिका की आंखों के सामने वो लम्हा आ गया। उसे खुद ही गाड़ी में बैठना सही समझा और जाकर बैठ गई। ये देख अर्नब के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो बोला, समझदार हो। आद्रिका ने कुछ नहीं कहा, वो बाहर देखने लगी। ये देख अर्नब ने उसका हाथ पकड़ा और गियर पर रख दिया। आद्रिका चौंकते हुए उसे देखने लगी। उसने उससे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, तुमने मेरा हाथ कैसे पकड़ा? अर्नब ने उस पर एक नज़र डालकर कहा, बिल्कुल वैसे जैसे तुमने मेरा हाथ पकड़ा था मंदिर में। आद्रिका ने खींचकर कहा, हाथ छोड़ो। अर्नब ने गाड़ी को दाएं मोड़ते हुए कहा, छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा। आद्रिका ने व्यंग से कहा, बीवी को भी यही कहा होगा। यह सुनकर अर्नब का पारा चढ़ गया। उसने गाड़ी को झटके से साइड में रोक दिया। आद्रिका ने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी, जिस कारण उसका सिर सीधा डैशबोर्ड से टकराने वाला था, लेकिन उसका बायां हाथ वहाँ था तो सिर सीधा उसके हाथ से लगा। आद्रिका ने गुस्से से कहा, सुबह सुबह पी रखी है क्या? अर्नब ने उसके सवाल को नज़रअंदाज करके कहा, तुम एक बात अपने दिमाग में फिट करके बिठा लो कि मेरी कोई बीवी नहीं है, मैं सिंगल हूँ। आद्रिका ने खींचकर कहा, सिया क्या तुम्हें पेड़ पर लटक कर मिली थी? अर्नब ने बिना भाव के कहा, वो मेरी बड़ी बहन की बेटी है। आद्रिका को भरोसा नहीं था तो उसने आगे पूछा, वो कहाँ है? अर्नब ने कहा, दुनिया में नहीं है। आद्रिका ने कहा, सॉरी, लेकिन उसके पापा। अर्नब ने अब उसकी आंखों में देखते हुए कहा, उसका पापा भी मैं हूँ और उसकी माँ भी मैं हूँ। वो सिया अर्नब सिंह शेखावत है। असलियत में मेरी भांजी है, लेकिन तुम्हारा से भगवान भी जानता है कि वो मेरे लिए मेरी बेटी से भी बढ़कर है। अर्नब की बात सुन और उसकी आंखों में सच्चाई देख आद्रिका को उस पर यकीन हो गया। उसने नज़रें झुकाकर कहा, सॉरी। अर्नब मुस्कुरा दिया और बोला, कोई बात नहीं, अब तो तुम मुझसे शादी करोगी ना? यह सुनकर आद्रिका आंखें छोटी करके बोली, यह आपसे किस पागल ने कहा? अर्नब बोला, तुम्हें गलत फहमी थी ना कि मेरी शादी हो गई है, तो अब तुम शादी नहीं कर सकती।
लेकिन अब तो पता लग गया ना, तो अब? आद्रिका मुस्कुराते हुए बोली, आपको खुशफहमी है कि मैं आपसे शादी करने के लिए मरे जा रही हूँ, जबकि ऐसा कदाचित भी नहीं है। ना मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ और ना ही करूँगी। यह सुनकर अर्नब ने उसका हाथ, जो कि गियर पर उसके हाथ के नीचे था, दबाते हुए कहा, शादी तो तुम्हें मुझसे ही करनी पड़ेगी, बाय हुक और बाय क्रूक। आद्रिका ने कहा, अगर डायलॉग बाजी हो गई हो तो मुझे मेरे घर छोड़ने का कष्ट करें, मुझे पढ़ना भी है। अर्नब ने गाड़ी आगे बढ़ाई और कुछ ही मिनटों में वो कॉलोनी के बाहर थे। आद्रिका जैसे ही दरवाज़ा खोलकर जाने लगी, उसके दिमाग में एक सवाल आया। उसने अर्नब की तरफ मुड़कर कहा, एक बात पूछूं? अर्नब ने उसकी तरफ देखते हुए अपनी सोनी भौहें उछाल दीं। आद्रिका ने कहा, आप क्यों मुझसे शादी करना चाहते हैं? यह सुनकर अर्नब के चेहरे पर एक लंबी मुस्कान आ गई। उसने उसकी आंखों में झांका और फिर कहा, बता दूं? आद्रिका ने आंखें छोटी करके कहा, नहीं, वापस मंदिर चलते हैं और मैं पंडित जी से मुहूर्त निकलवाती हूँ, फिर उसी मुहूर्त पर बताना। बताओ चुपचाप, अर्नब ने भोली सी सूरत बनाकर कहा। चुपचाप कैसे बता सकता हूँ? अगर चुप ही हो गया तो क्या बोलूँगा? आद्रिका ने झल्लाकर कहा, बताओ वरना। अर्नब को आद्रिका को ऐसे देख मज़ा आ रहा था और वो उसे और उकसाते हुए बोला, वरना? आद्रिका ने चिढ़कर कहा, वरना ऐसी की तैसी, मुझे जानना ही नहीं। फालतू में समय बर्बाद कर दिया, इतनी देर में पूरा एक चैप्टर कंप्लीट कर लेती। इतना बोल वो गाड़ी से निकली और जाने लगी, लेकिन तभी उसके कानों में अर्नब की आवाज़ टकराई। सुनो। आद्रिका खींचकर पीछे मुड़ी। अर्नब भी गाड़ी से बाहर निकला हुआ था। वो बोला, मैं तुमसे इसलिए शादी करना चाहता हूँ क्योंकि मैं पागल हूँ तेरे इश्क में। अर्नब की बात सुन आद्रिका चौंक जाती है। वो फटाफट वहाँ से भाग गई। उसे भागता देख अर्नब मुस्कुरा दिया और खुद से बोला, पागल? वैसे पागल तो तुम होगी मेरे इश्क में, बिल्कुल वैसे जैसे मैं ही पागल हूँ तेरे इश्क में। इतना कहकर उसने बालों में हाथ घुमाया और गाड़ी को लॉक करके घर की तरफ बढ़ गया। आद्रिका ने प्रसाद मंदिर में रखा और सीधा कमरे में भाग गई। कमरे में आकर वो सीधा बेड पर पीठ केवल गिरी। उसने खुद से कहा, क्या कह गया वो? शुक्र है वहाँ कोई था नहीं, वरना आज तो इज्जत की धज्जियाँ उड़ जानी थी। लेकिन जो उसने कहा, क्या वो? नहीं नहीं, अभी तो ढंग से बात तक नहीं हुई हमारे बीच। और इश्क? ये इश्क विश्क फालतू की बातें हैं आदि। यू शुड कंसंट्रेट ऑन योर फ्यूचर। इतना बोल वो अपने बेड पर बैठी और किताबें लेकर बैठ गई। लेकिन अब उसका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था। उसके दिमाग में बार बार वही सब आ रहा था। उसने एक गहरी सांस ली और नीचे गई। जयश्री स्कूल गई हुई थी, इसलिए आद्रिका आज अकेली थी। आद्रिका ने अपने लिए चाय बनाई और कमरे में चली गई। उसने बेड पर से अपनी बुक, पेन और हाइलाइटर लिया और बालकनी में जाकर झूले पर बैठ गई। बाहर का मौसम बहुत ही सुहाना था। हल्की हल्की धूप निकली हुई थी। बालकनी के सामने ही था अर्नब के कमरे की खिड़की, लेकिन अर्नब अपने कमरे में नहीं था। वो शंकर के कमरे में उससे बातें कर रहा था। वो बात करके अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। आद्रिका चाय पीते हुए बुक पर ज़रूरी पॉइंट्स को मार्क कर रही थी और साथ साथ याद भी कर रही थी। अर्नब जब कमरे में आया तो उसने देखा कि सिया उठ चुकी है। वो सिया के पास गया और बोला, तो उठ गई हमारी प्रिंसेस? सिया ने अलसाते हुए कहा, हाँ मामू, आपको पता है यहाँ ना बहुत ही अच्छी नींद आती है। क्या हम हमेशा के लिए यहाँ नहीं रह सकते? यह सुनकर अर्नब के चेहरे पर दर्द उभर आया, जिसे उसने जगह से छुपा लिया और सिया से नकली मुस्कुराहट के साथ कहा, बेटा, आपका स्कूल, आपके फ्रेंड सभी मुंबई में है ना, तो हम यहाँ कैसे रहेंगे? सिया ने हाँ में सिर हिलाया और फिर झट से कहा, मामू, क्या हम किसी को अपने साथ यहाँ से लेकर जा सकते हैं? अर्नब ने कहा, किसे? सिया बोली, एंजल को। प्लीज़ मामू, एंजल को साथ लेकर चलते हैं ना। यह सुनकर अर्नब के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ गई। वो मन ही मन बोला, वो तो साथ जाएगी, वो भी मिसेस शेखावत बनकर। उसने सिया से कहा, बिल्कुल जाएंगी, आप जाओ और नहा लो। सिया खुश होकर उसके गाल को चूमकर बाथरूम की तरफ बढ़ जाती है। उसकी नज़र खिड़की के उस पार बालकनी में बैठी पढ़ रही आद्रिका पर गई। उसने खिड़की के अंदर से ही चिल्लाकर कहा, एंजल। सिया की आवाज़ आद्रिका तक तो नहीं पहुंची, लेकिन अर्नब के कान के पर्दे जरूर फट गए।
उसने हल्के गुस्से से कहा, सिया। सिया ने मासूमियत से आदिका की तरफ इशारा कर दिया। अर्नब ने जब वहाँ देखा तो मुस्कुरा दिया। उसने जाकर खिड़की खोली तो सिया खिड़की के पास आकर बोली, एंजल। आद्रिका के कानों में जब आवाज़ टकराई तब उसने नज़र उठाकर सामने देखा। सामने सिया को देख वो मुस्कुरा दी, लेकिन उसी वक्त अर्नब को देख उसने मुंह बना लिया। फिर सिया को देखते हुए कहा, क्या हुआ सिया? सिया बोली, एंजल, मुझे तुम्हारे पास आना है। यह सुनकर आद्रिका मुस्कुराते हुए बोली, सॉरी बेटा, पर आज नहीं। कल मेरा एग्ज़ाम है, तो आज नहीं कल। यह सुनकर सिया मायूस हो गई, जो कि अर्नब और आद्रिका दोनों ने महसूस किया। फिर आद्रिका ने कहा, ठीक है, शाम को हम पार्क में चलेंगे। यह सुनकर सिया खुश हो गई। फिर अर्नब उसे नहाकर आने को कहता है तो वो चली जाती है। उसके जाने के बाद अर्नब आद्रिका से कुछ बोलने ही वाला होता है कि आद्रिका अपना सामान उठाकर अंदर कमरे में चली जाती है और बालकनी का दरवाज़ा बंद कर देती है। यह देख अर्नब का मुंह बन गया। तभी कमरे में अली आया। वो बोला, बॉस, वहाँ क्या कर रहे हैं? अर्नब उसकी तरफ मुड़ा और बोला, कुछ नहीं, तुम यहाँ? अली बोला, बॉस, वो आद्रिका के बारे में जानकारी लाने को कहा था तो ले आया हूँ। यह सुनकर अर्नब वहाँ स्थित सोफे पर बैठ गया और उसे बोलने का इशारा किया। अली अर्नब को आद्रिका की A to Z जानकारी देने लगा। वहीं दूसरी तरफ कमरे में आकर आद्रिका का मन वापस पढ़ाई में नहीं लग रहा था। उसने खुद से कहा, बदतमीज इंसान, अच्छे से कंसंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ उसके कारण। वो अपने कमरे से बाहर निकल गई। वो नीचे आई। वो किचन में जाकर अपने लिए सैंडविच बनाने लगी। तभी उसने खुद से कहा, सच, माँ ने बताया था कि वो लोग खाना बाहर ही खाते हैं। रोज़ रोज़ बाहर का खाना सिया की सेहत के लिए तो सही नहीं है। एक काम करती हूँ, उनके लिए भी बना लेती हूँ। फिर आद्रिका, अर्नब, सिया और उसके ग्रुप के लिए भी सैंडविच बनाने लगती है। कुछ देर में उन सबके लिए सैंडविच बनाकर जब वो अपने लिए बनाने लगी, उसने देखा कि ब्रेड ख़त्म हो गई हैं। ये देख उसने मुंह बना लिया, लेकिन फिर बोली, कोई ना, मैं ओट्स खा लूँगी। उसने सभी सैंडविच अच्छे से प्लेट में लगाए और फिर बिमला के घर की तरफ बढ़ गई। उसने बेल बजाई तो बिमला ने दरवाज़ा खोला और आद्रिका को देखकर कहा, अरे आदि। आद्रिका बोली, आंटी, वो जो किराएदार आए हैं उनके लिए सैंडविच बनाकर लाई थी। माँ ने बताया था कि रोज़ाना बाहर ही खा रहे हैं और बच्चे की सेहत के लिए सही नहीं है। बिमला ने सिर हिलाकर उसे अंदर आने दिया और कहा, वो जो लड़की उनके साथ है वो किचन में बच्ची का दूध गर्म कर रही है, उसे ही दे देना। आद्रिका सिर हिला देती है। कुछ देर में जूलिया आई। आद्रिका को देख उसने अपनी मुट्ठियाँ गुस्से से भींच ली। उसने उससे कहा, क्या चाहिए? आद्रिका ने मुस्कुराते हुए कहा, लेने नहीं, देने आई हूँ। ये लीजिए सैंडविच, आप लोग रोज़ाना बाहर ही खाते हैं। सेहत। आद्रिका के आगे के बोल उसके गले में ही रह गए, क्योंकि जूलिया ने उसकी प्लेट को ज़मीन पर फेंक दिया था। जूलिया ने कहा, तुम जैसी लड़कियों को मैं अच्छे से जानती हूँ। अमीर लड़कों को देख उन्हें इम्प्रेस करने भी आ गई। पर मैं तुम्हें बता दूँ, यहाँ तुम्हारी दाल नहीं गलेगी। अर्नब को तुम जैसी लड़कियां बिल्कुल भी नहीं पसंद हैं। क्या सोचा था, अर्नब को इम्प्रेस कर दोगी और उसकी सारी जायदाद हड़प लोगी? पर तुम्हें मैं बता दूं, वो सिर्फ मेरा है। और वैसे भी हम लोग तुम जैसे मिडिल क्लास लोगों के हाथ से खाना खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। जस्ट गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। आद्रिका बिना कुछ कहे नीचे ज़मीन से सारे सैंडविच के टुकड़े प्लेट में रखती है कि उसके हाथ पर जूलिया अपना पैर रख देती है और उसके पास झुककर बोली, यही औकात है तुम्हारी। और हाँ, सिया के थ्रू अर्नब के करीब जाने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि कुछ भी नहीं होगा। इतना बोल वो वहाँ से चली जाती है। आद्रिका की आंखों में आंसू आ गए। यह सब मंजर ऊपर से सिया देख रही होती है। वो नहाकर जब बाहर निकली, अली और अर्नब को बातें करता देख वो बाहर आ गई और उसने ऊपर से ही यह सब देख लिया। आद्रिका ने रोते हुए सारे टुकड़े रखे और अपने घर चली गई। उसने प्लेट किचन में रखी और कमरे में जाकर बेड पर पेट केवल लेटकर फूट फूट कर रोने लगी। आद्रिका अपने कमरे में रो रही थी। वहाँ सिया अपने कमरे में जाकर बेड पर बैठ गई। उसके चेहरे पर मायूसी छाई हुई थी। जब अली से बात करते हुए अर्नब की नज़र उस पर पड़ी तो वो सिया से बोला, सिया, क्या हुआ बेटा, आप इतने सैड क्यों हो? इससे पहले सिया कुछ भी कहती, जूलिया कमरे में आते हुए बोली, ज़रूर उसे भूख लगी होगी, इसलिए मैं उसके लिए दूध लेकर आई हूँ।
इतना बोल वो सिया की तरफ दूध का गिलास बढ़ा देती है। अर्नब मुस्कुरा दिया। वहीं सिया एक नज़र उसे देखकर दूध का गिलास पकड़ती है और उसे फेंक देती है। यह देखकर तीनों हैरान रह गए, क्योंकि सिया ने कभी भी ऐसी हरकत नहीं की थी। अर्नब हल्के गुस्से से बोला, सिया, ऐसे दूध कौन फेंकता है? सिया ने जूलिया को गुस्से से घूरते हुए कहा, इन्होंने भी तो एंजल का लाया हुआ फूड फेंका और उन्हें हर्ट भी किया। यह सुनकर अली और अर्नब की हैरानी और बढ़ गई। वहीं जूलिया अपनी नज़रें चुराने लगी। अर्नब सिया के पास आया और बोला, क्या हुआ बेटा? सिया ने उसे जो भी नीचे हुआ सब बता दिया। सब कुछ जानकर अर्नब की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसने जाकर सीधा जूलिया को थप्पड़ मार दिया। जूलिया उसका थप्पड़ सहन नहीं कर पाई और सीधा ज़मीन पर जा गिरी। अर्नब ने अली को वहाँ से सिया को ले जाने का इशारा किया तो अली सिया को वहाँ से ले गया। अर्नब ने जूलिया को उसके बालों से पकड़कर उठाया और कहा, एक बात कान खोलकर सुनो और दिमाग खोलकर फिट बिठा लो कि आद्रिका मेरी धड़कन है। अगर उसे तुमने एक खरोंच भी दी तो तुम्हें इतनी खरोंचें मिलेंगी कि 4 महीने अस्पताल में पड़ी रहोगी। तुमने जो उसके बनाए खाने का अपमान किया है, उसकी बेइज्जती की है और उसे दर्द दिया है ना, उसका भुगतान तो अब तुम्हें भरना ही पड़ेगा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे हासिल कर लोगी? नहीं, कभी नहीं। शायद पहले फिर भी हो जाता, लेकिन अब ये इम्पॉसिबल है। अब अर्नब सिंह शेखावत सिर्फ और सिर्फ आद्रिका शर्मा का है। समझ में आई ये बात तुम्हारे? जूलिया गुस्से भरे स्वर में कहा, उस आद्रिका को तो अब इस इश्क में अपनी कुर्बानी देनी ही पड़ेगी। अर्नब, यह सुनकर अर्नब ने अपनी कमर के पीछे से गन निकाली और सीधा उसके माथे पर पॉइंट करते हुए कहा, जब तू ही नहीं रहेगी तो तू उसे कैसे मारेगी? इतना बोल जैसे ही वो गोली चलाने लगा, उसी वक्त शंकर, अली और विशाल आए और उसे रोक लिया। उन्होंने कहा, छोड़ दे इसे अर्नब। अर्नब उन्हें गुस्से से घूरने लगा। अली बोला, बॉस, जो इतने सालों की दोस्ती है उसे देखकर छोड़ देते हैं। अर्नब ने एक गहरी सांस ली और जूलिया से कहा, मेरी आंखों के सामने से दफ़ा हो जा। अगर तू मेरे सामने भी आई ना तो आई शपथ वहीं जिंदा गाड़ दूंगा। दफ़ा हो जा। जूलिया वहाँ से चली जाती है, क्योंकि वो भी अर्नब के गुस्से से भली भांति परिचित थी। उसके जाने के बाद अर्नब ने अली से पूछा, सिया कहाँ है? अली ने कहा, मेरे कमरे में। अर्नब सिर हिलाकर चला गया। उसने सिया को गोद में उठाया और सीधा आद्रिका के घर चला गया। उसने आद्रिका के घर की बेल बजाई। आद्रिका, जो कि कमरे में लेटकर रो रही थी, वो उठी और वैसे ही जाकर उसने दरवाज़ा खोला। सामने अर्नब और सिया को देख जैसे ही वो दरवाज़ा बंद करने लगी, अर्नब ने दरवाजे पर हाथ रखा और अंदर की तरफ धक्का दे दिया। आद्रिका गिरते गिरते बची। आद्रिका ने गुस्से से कहा, आपको और आपके दोस्तों को सिर्फ गिराना ही आता है ना? अर्नब की आंखों में यह सुनकर दर्द उभर आया। उसने सिया को नीचे उतारा और दरवाज़ा बंद करके आद्रिका को उठाया। उसकी नज़र सीधा आद्रिका के हाथ पर लाल निशान पर गई। वहाँ से हल्का हल्का खून सूख चुका था। अर्नब ने अपना रुमाल निकाला और किचन में चला गया। किचन में जाकर उसकी नज़र उन सैंडविच पर जब पड़ी, तब उसे वापस जूलिया पर गुस्सा आने लगा, लेकिन उसने अपने आप को कंट्रोल किया। उसने रुमाल को गीला किया और बाहर गया। बाहर जाकर उसने आद्रिका को बिठाया और उसका हाथ आहिस्ता आहिस्ता साफ करने लगा। साफ करने के बाद अर्नब ने रुमाल उसके हाथ पर ही बांध दिया। सिया बस चुपचाप बैठी हुई थी। दूसरी तरफ अपना सामान लेकर जब जूलिया घर से निकली, तब उसकी नज़र एक कॉर्नर पर खड़े शख्स पर गई, जिसकी नज़रें आद्रिका के घर की तरफ थीं। उस इंसान को देखकर जूलिया की नज़रें बड़ी हो गईं और वो होठों ही होठों में बुदबुदाई, अजय सिंह। वो उसकी तरफ बढ़ गई। जब उस शख्स की नज़र जूलिया पर पड़ी तो वो सकपका गया और वहाँ से भागने लगा। जूलिया भी उसके पीछे भागने लगी। दोनों भागते हुए सड़क पर आ गए। सड़क पर आकर वो शख्स भीड़ में गुम हो गया। जूलिया ने खुद से कहा, ये यहाँ क्या कर रहा है कहीं? उसके चेहरे के भाव पल पल बदल रहे थे। जूलिया ने खुद से कहा, कुछ तो बात है, वरना किसी को भी नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं। तो अजय सिंह यहाँ क्या कर रहा है और वो नज़र क्यों रख रहा था मुझ पर? दूसरी तरफ आद्रिका के हाथ पर रुमाल बांधने के बाद अर्नब किचन में से जाकर सैंडविच ले आया और वो जैसे ही एक टुकड़ा सिया को खिलाने लगा, आद्रिका ने उसका हाथ पकड़कर कहा, ये आप क्या कर रहे हैं?
ये गंदा हो चुका है। अर्नब ने प्यार से कहा, कोई बात नहीं, मुझे किसी भी अन्न का अनादर करना नहीं सिखाया। आद्रिका ने कहा, नहीं सिया, ये नहीं खाएगी, मैं और बना देती हूँ। अर्नब ने कहा, ये कौन खाएगा? आद्रिका ने कहा, ये मैं छत पर डाल दूंगी तो पंछी आकर खा लेंगे, लेकिन आप और सिया ये कदापि नहीं खाएंगे। अर्नब ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, फिर बनाओ। आद्रिका उठी और बोली, ब्रेड नहीं है। मैं योगेश को कहती हूँ, वो ले आएगा, उनकी अपनी दुकान है। आद्रिका ने योगेश को फ़ोन करके ब्रेड लाने को कहा। योगेश ने ब्रेड लाकर आद्रिका को दे दी। आद्रिका सैंडविच बनाने लगी। सिया को उसने हाल में टीवी लगा दिया था तो वो कार्टून देख रही थी। वो किचन में काम कर रही थी। अर्नब चुपके से किचन में घुस गया। वो दरवाजे पर खड़ा होकर प्यार से आद्रिका को निहारने लगा। जब आद्रिका को अपने ऊपर किसी की गर्म नज़रें महसूस हुईं, उसने नज़रें घुमाकर किचन में देखा तो दरवाजे पर अर्नब को पाया। उसे देख उसने नज़रें झुका लीं। अर्नब बस मुस्कुरा दिया। आद्रिका बोली, कुछ चाहिए? अर्नब ने प्यार से कहा, हाँ, तुम्हारा प्यार। आद्रिका ये सुनकर कुछ नहीं बोली। अर्नब धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। जब वो उसके बेहद करीब आ गया तब आद्रिका ने उसकी तरफ अपनी पीठ कर ली और टमाटर काटने लगी, लेकिन काटते वक्त उसके हाथ कांप रहे थे क्योंकि अर्नब का जिस्म उसके जिस्म से हल्का हल्का छू रहा था। अर्नब ने आद्रिका के बालों को एक तरफ कर दिया। ऐसे करते हुए उसकी ठंडी उंगलियां आद्रिका के गर्म गर्दन से जब छुईं तब आद्रिका के जिस्म में एक सिरन सी दौड़ उठी। अर्नब ने फिर पीछे से ही आद्रिका को बाहों में भर लिया और अपना सर उसके कंधे पर टिका लिया। अब उसकी सांसों को आद्रिका अपनी गर्दन के आसपास साफ तरीके से महसूस कर पा रही थी। वो कुछ भी बोलने या करने की हालत में नहीं थी। उसकी धड़कन 100 की रफ्तार से चल रही थी। अर्नब ने फिर उसी अवस्था में उसके हाथ पकड़े और उसी के हाथों को पकड़कर प्याज काटने लगा। लेकिन इससे भी अर्नब का मन नहीं भर रहा था, इसलिए उसने अपने होंठ उसकी गर्दन पर रगड़ने शुरू कर दिए। अब तो आद्रिका की सांस ही रुक गई थी समझो। अर्नब ने अब उसके हाथ छोड़ दिए और पेट से उसे कसकर पकड़ लिया। वो उसकी गर्दन पर अब चूमे जा रहा था। आद्रिका को उसके होंठों के स्पर्श से सुकून मिल रहा था। अर्नब ने अब आद्रिका को अपनी तरफ घुमा लिया। उसने एक नज़र उसके चेहरे पर दौड़ाई। उसने अपने होंठ उसके माथे पर रख दिए। उसके इतने प्यार भरे स्पर्श से जूलिया का दिया दर्द अब ख़त्म हो चुका था। जो दर्द जूलिया ने उसे दिए थे वो अब अर्नब ने अपने प्यार भरे स्पर्श से ख़त्म कर दिए थे। अर्नब फिर अपने होंठ उसके होंठों की तरफ बढ़ाने लगा। उसने एक नज़र उसकी आंखों में देखा। आद्रिका भी उसकी आंखों में ही देख रही थी। अर्नब की आंखों में आद्रिका अपने लिए बेशुमार प्यार, जुनून, परवाह देख रही थी। वहीं अब तक जिन आंखों में अर्नब को सिर्फ दर्द दिख रहा था, अब उसमें खुशी थी, सुकून था। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने उसे किस करके सही किया या गलत। होंठों के बेहद करीब आकर वो उससे दूर हो गया और नज़रें चुराकर बोला, सॉरी। इतना बोल जैसे ही वो जाने लगा, आद्रिका ने उसका हाथ पकड़ लिया। अर्नब उसकी तरफ पलटता है और तभी आद्रिका आगे बढ़कर अपने होंठों से उसके माथे को हल्के से छू देती है। अर्नब चौंक जाता है। आद्रिका ने उसके कान के पास होंठ लाकर कहा, आखिर में कर ही दिया आपने अपने इश्क में पागल मुझे भी। इतना सुनते ही अर्नब ने उसे अपनी बाहों में कसकर खींच लिया। उसने उसे इतना कसकर थाम लिया था कि आद्रिका का सांस लेना भी मुश्किल हो गया। उसने उसे जोर से धक्का देकर कहा, बेवकूफ़, सांस तो लेने दो। अर्नब ने उसकी बात को नज़रअंदाज किया और उसे कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। आद्रिका के हाथ सीधे उसके सीने पर गए। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। दोनों ने ही आंखें मूंद लीं। दोनों एक दूसरे में खोने लगे। अर्नब की पकड़ उसकी कमर पर और कसती जा रही थी और आद्रिका ने भी अपनी बाहें उसके गले में डाल दी थी। दोनों कुछ देर बाद एक दूसरे से अलग हुए। आद्रिका की नज़र जैसे ही उसकी नज़रों से टकराई, आद्रिका ने शर्म से नज़रें झुका लीं। अर्नब मुस्कुरा दिया और उसे अपने सीने से लगा लिया। तभी सिया किचन में आते हुए बोली, एंजल, सैंडविच बन गए। उसकी आवाज़ सुनते ही दोनों अलग हो गए और सिया आ गई। आद्रिका ने अपने बाल सही किए और कहा, 15 मिनट्स वेट करो। सिया ने सिर हिला दिया और चली गई। उसके जाते ही अर्नब ने वापस उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसके कान के पास होंठ लाकर कहा, आदि, हमें कोई रोमांस ही नहीं करने देता।
उसकी बात सुन आद्रिका मुस्कुरा दी। उसने उसके पेट में कोहनी मारी तो वो अलग हो गया। आद्रिका वापस प्याज काटने लगी। अर्नब ने फिर से उसे पीछे से बाहों में भर लिया और कहा, मुझे लगा नहीं था कि मुझे इतनी जल्दी तुम्हारी हाँ मिल जाएगी। वैसे ये चमत्कार कैसे? आद्रिका ने कहा, आज जब तुम मेरे घर आए ना, मेरे जख्म पर रुमाल बांधा और फिर मेरे बनाए हुए गिरे हुए सैंडविच खाने लगे, तभी समझ गई कि जो इंसान मेरे हाथ के बनाए गिरे हुए सैंडविच खा सकता है वो क्या नहीं कर सकता। और वैसे भी इतना हैंडसम लड़का ना खूबसूरत लड़की के साथ ही अच्छा लगता है। लास्ट की बात सुनकर अर्नब को हंसी आ गई। उसने हल्के से गर्दन पर बाइट कर लिया। आद्रिका ने कहा, अनु। अर्नब ने प्यार से कहा, ये तो प्यार भरा दर्द है जान। अब सच बताओ, इतनी जल्दी कैसे हाँ की? क्योंकि मैं जानता हूँ कि वजह कोई और है। आद्रिका ने मन ही मन कहा। बिल्कुल भी नहीं बदला। आद्रिका ने कहा, आपको अभी भी समझ नहीं आया कि मैं कौन हूँ? अर्नब ने नासमझी के भाव से कहा, कौन हो मतलब? आद्रिका हो और कौन हो? आद्रिका ने कहा, हम पहली बार कहाँ मिले? अर्नब ने कहा, जन्नत में। आद्रिका ने नाम में सिर हिलाकर कहा, नहीं, वो हमारी दूसरी मुलाकात थी। अर्नब हैरान हो गया। अर्नब बोला, पहली मुलाकात कब हुई? आद्रिका ने कहा, 8 महीने पहले गोवा में। अर्नब ने हैरत भरे भाव से कहा, गोवा? आद्रिका ने मुस्कुराते हुए कहा, जी गोवा, 8 महीने पहले। मैं अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ गोवा गई थी। हमारी ट्रिप थी। हम लोग नाइट मार्केट गए थे। कुछ देर बाद वहाँ गोलियाँ चलने लगीं और पूरे बाजार में अफरा तफरी मच गई। मैंने अपने चेहरे पर स्कार्फ बांधा हुआ था और आपने भी मास्क पहना हुआ था। मुझे गोली लगने ही वाली थी कि आपने पकड़कर मुझे गाड़ी के पीछे छुपा दिया। उस वक्त मैं सिर्फ आपकी ये काली आंखें ही देख पाई थी। आपकी आंखों ने तो उसी वक्त मेरा दिल चुरा लिया था। उस वक्त मैंने आपकी कलाई पर एक निशान भी देखा था। आज जब आप रुमाल बांध रहे थे तब देखा तो यकीन हो गया कि वो आप ही हो। वो यह सुनकर अर्नब को याद आया, उस दिन वो अपने किसी दुश्मन से सरे बाजार भिड़ गया था। जब अगले ने गोली चलाई तो उसने भी चला दी और गोली की आवाज़ सुन बाजार में अफरा तफरी मच गई। सब कुछ याद कर अर्नब ने आद्रिका से कहा, मैंने तब तुम पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन उस वक्त भी तुम्हें देखकर दिल धड़क उठा था और अभी धड़क उठता है। आद्रिका बस मुस्कुरा दी। कुछ देर बाद प्याज टमाटर काट कर बोली, अब हटिए, मुझे सैंडविच बनाने दीजिए। अर्नब ने उसे छोड़ दिया। आद्रिका सैंडविच बनाने लगी। कुछ ही देर में उसने सैंडविच बना दिए। साथ में उसने अपने और अर्नब के लिए चाय चढ़ाई हुई थी जो कि बन चुकी थी। उसे कप में डालकर सैंडविच लेकर वो हॉल में चली गई। हॉल में जाकर उसने सिया को सैंडविच दिए और फिर तीनों सैंडविच खाने लगे। कुछ देर बाद अर्नब सिया को लेकर चला गया। आद्रिका भी फिर पढ़ाई में लग गई। वहीं दूसरी तरफ जूलिया ने होटल में कमरा ले लिया था। वो अपने कमरे में इधर से उधर चक्कर मार रही थी। उसने कहा, जूलिया तुझे कॉल करना ही होगा। इतना बोल उसने अपना फ़ोन लिया और किसी को फ़ोन लगाया। बेल जा रही थी और जूलिया की धड़कनें बढ़ रही थीं। जैसे ही जूलिया काटने लगी वैसे ही अगले बंदे ने फ़ोन उठा लिया। यह देख जूलिया ने आंखें बंद कर लीं। उसने धड़कते दिल के साथ कहा, हेलो। सामने से एक औरत की आवाज़ आई, हेलो। औरत की आवाज़ सुन जूलिया रिलैक्स हो गई। वो बोली, हेलो साइनी। सामने से साइनी बोली, हेलो जी, कौन बोल रहा है? जूलिया ने कहा, अरे साइनी, तुम्हारे साहब की बेटी बोल रही हूँ। जूलिया, मेरा मतलब आंचल। यह सुनकर साइनी खुशी से बोली, अरे आंचल मैडम, बड़ी देर बाद याद किया आपने। वैसे कैसे याद किया? जूलिया ने कहा, वो आपके साहब से बात करनी थी। साइनी ने कहा, हमारे साहब आपके पिता लगते हैं आंचल जी। ये बात सुनकर जूलिया ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसने आंसू को पोंछकर कहा, छोड़िए, वो फ्री हैं? साइनी ने कहा, जी, अभी बात करवाती हूँ। कुछ देर बाद जूलिया के कानों में किसी मर्द की आवाज़ पड़ी। हेलो, कौन? मर्द की आवाज़ सुन जूलिया की आंखों से फिर से आंसू निकल आए। उसने कहा, आंचल। जवाब सुन कुछ देर शांति छा गई। फिर कुछ देर बाद वो मर्द बोला, अब क्यों फ़ोन किया है? पता नहीं कहाँ मुँह काला कर रही हो। जूलिया ने कहा, अब अगर आप मेरे पीछे अपने आदमी लगाएंगे मिस्टर राठौर, तो फ़ोन तो लगाना ही पड़ेगा ना आपको। उस मर्द ने हल्की ऊंची आवाज़ में कहा, क्या बेवकूफ़ी भरी बातें कर रही हो?
मैं तुम्हारी जैसी बदतमीज लड़की के पीछे अपने आदमी क्यों लगाऊंगा? जूलिया ने कहा। सच? फिर आपका सबसे वफादार आदमी अजय सिंह यहाँ शिमला में क्या नया बिजनेस शुरू कर रहा है? वो उस जगह क्या कर रहा था जिस जगह मैं रुकी हुई थी? मैंने उसे खुद देखा है, मुझ पर नज़र रखते हुए। जूलिया की बात सुन सामने वाले मर्द की आवाज़ नहीं आई। कुछ देर बाद वो बोला, तुम्हें वहम हुआ होगा। जूलिया ने कहा, पहले मुझे भी यही लगा था कि वहम है, लेकिन जब उसे रंगे हाथों पकड़ने के लिए उसकी तरफ बढ़ी तो वो भागने लगा। फिर गुस्से से, मैं कह रही हूँ मिस्टर राठौर कि मेरे पीछे आदमी ना लगाइए, वरना आप नहीं जानते, लेकिन मेरे भी बहुत कॉन्टैक्ट्स हैं। मिस्टर राठौर ऊंची आवाज़ में बोले, खबरदार अगर मुझसे ऐसे फिर से बात की तो। बाप हूँ मैं तुम्हारा। अरे तुमसे अच्छी तो। जूलिया ने उसे टोकते हुए कहा, मुझसे अच्छी तो आपकी बड़ी बेटी होगी, है ना? सही कहा ना मैंने? अरे तो फिर क्यों संबंध बनाए मेरी माँ के साथ? रहना था ना अपनी पहली पत्नी और बड़ी बेटी के साथ। लेकिन अफसोस, उन्हें भी आपकी करतूतों का पता था, इसलिए चली गई आपको छोड़कर। वैसे सही ही किया जो छोड़कर चली गई। मिस्टर राठौर ऊंची आवाज़ में बोले। हाँ चल। जूलिया भी ऊंची आवाज़ में बोली। ऊंची आवाज़ में बात करना मुझे भी आता है मिस्टर राठौर। फ़ोन कट गया। जूलिया ने अपना फ़ोन बेड पर पटक दिया। रात 10 बजे अर्नब छुपते हुए घर से निकला और पैदल ही कहीं निकल गया। उसने ब्लैक कलर की हुडी पहनी थी। उसने उसकी कैप सिर पर ली हुई थी। आधे घंटे बाद वो एक बड़े से घर के बाहर रुका। वो घर आधा जला हुआ था। उस घर को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसकी नज़र घर की नेम प्लेट पर गई जिस पर धूल जमी हुई थी। उसने उसे अपने हाथ से साफ किया। वहाँ पर बड़े बड़े अक्षरों में सावित्री भवन लिखा हुआ था। उस एरिया में एक भी घर नहीं था। आसपास सब बंजर था। एक परिंदा तक नहीं था वहाँ। अर्नब घर की दीवार को जमकर अंदर आता है। वो आहिस्ता से जाकर घर का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाज़ा जाम पड़ा हुआ था। अर्नब ने धक्के देकर उसे तोड़ ही दिया। वो अंदर गया तो अंदर घुप अंधेरा था। बाहर भी कोई स्ट्रीट लाइट नहीं थी। ऊपर से अमावस्या की रात। वहाँ बहुत ठंड थी, जिसका एहसास अर्नब को भी हो रहा था, लेकिन उसने नज़रअंदाज कर दिया। उसने अपना फ़ोन निकाला और टॉर्च ऑन की। टॉर्च की लाइट से अब वो देख सकता था। अंदर सब कुछ बिखरा हुआ था। वहाँ बहुत ज़्यादा बदबू थी, लेकिन किस चीज़ की बदबू थी ये तो सिर्फ अर्नब जानता था। उसने चेहरे पर रुमाल बांध लिया। कुछ आधा जला था तो कुछ पूरा जला हुआ था। वो घर के एक कमरे में गया। उसने टॉर्च की लाइट ऊपर सीलिंग की तरफ की। वहाँ का मंजर देख उसकी रूह कांप गई। वहीं मनाली से 900 किलोमीटर दूर उदयपुर की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी राठौर ग्रुप कंस्ट्रक्शन कंपनी के एमडी के ऑफिस की लाइट जल रही थी। उस ऑफिस में 48 साल का आदमी कुर्सी पर बैठा था। उसकी नज़र लैपटॉप पर थी। लैपटॉप पर किसी औरत की तस्वीर थी। वो औरत कोई और नहीं बल्कि जयश्री थी। तभी कैबिन में एक आदमी आ गया। उसने कुर्सी पर बैठे आदमी के सामने सिर झुकाकर कहा, राजा साहब, अजय सिंह आ गए हैं। कुर्सी पर बैठे राठौर ग्रुप कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक देवराज सिंह राठौर ने सर्द आवाज में कहा, भेजो उसे। कुछ देर बाद पर्वत कॉलोनी में आद्रिका पर नज़र रखने वाला शख्स अजय सिंह देवराज के सामने सिर झुकाकर बोला, खंबा घड़ी राजा साहब। देवराज ने लैपटॉप बंद करके अपनी नज़र अजय सिंह पर दौड़ाते हुए कहा, घड़ी खंबा, तो आप वहाँ आंचल से मिले? अजय सिंह। अजय सिंह ने सिर झुकाए ही कहा, साहब हम तो वहाँ रानी साहिबा और राजकुमारी जी पर ही नज़र रखे हुए थे, लेकिन पता नहीं कैसे छोटी राजकुमारी जी आ गईं। देवराज ने एक गहरी सांस लेकर कहा, रानी साहिबा को शक तो नहीं हुआ? अजय सिंह ने सिर झुकाए हुए ही कहा, जी नहीं। देवराज कुछ नहीं बोले। अजय सिंह ने एक नज़र उसे उठाकर देखा और फिर से नज़र झुकाकर कहा, राजा साहब आपसे एक बात कहनी थी। देवराज ने कहा, कहो। अजय सिंह बोला, राजा साहब रानी साहिबा के घर एक लड़का जाता है और उसके साथ एक बच्ची भी होती है। जब उसके बारे में जानकारी निकाली तो वो एक गैंगस्टर निकला। देवराज ने हैरत भरी नज़रों से उसे देखा। अजय सिंह ने आगे कहा, वो राजकुमारी के सामने वाले घर में रहता है और उसी घर से छोटी राजकुमारी जी निकली थी। देवराज ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने खुद से कहा,
आंचल और राजकुमारी का आमना सामना ना ही हो तो सही है। फिर आंखें खोलकर कहा, तुम वापस जाओ और मुझे पल पल की खबर चाहिए। अजय सिंह सिर हिलाकर चला गया। उसके जाने के बाद देवराज कुर्सी से उठा और खिड़की के पास जाकर आसमान को देखते हुए बोला, जयश्री, कब तक छुपी रहोगी? समय आ चुका है कि मैं अपनी बच्ची को ले आऊं। तुमने उसे उसके बाप से वंचित रखा, लेकिन अब मैं आ रहा हूँ मैं अपनी बच्ची को ले जाने के लिए। इतना कहकर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। शिमला सावित्री भवन। ऊपर का मंजर देख अर्नब की आंखों में आंसू आ गए। ऊपर सीलिंग के पंखे से एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन कंकाल लटक रहे थे, जो कि पूरे गल चुके थे, जिसकी बदबू पूरे घर में फैली हुई थी। अर्नब वहाँ से निकला और घर के बाहर आकर पर्वत कॉलोनी की तरफ भागने लगा। पर्वत कॉलोनी से कुछ ही दूरी पर वो रुक गया। वो एक बार था। उसने एक नज़र बार को देखा और फिर अंदर चला गया। बार के अंदर बहुत शोर था। अर्नब एक कॉर्नर में जाकर बैठ गया। उसने वेटर से एक बियर का गिलास मंगवाया। उसने वो पूरा गिलास एक झटके में ही पी लिया। उसने फिर बियर और मंगवाई। वो लगातार पीने लगा, लेकिन फिर कुछ देर बाद वो रुक गया। उसने अब तक 4 गिलास बियर के पी लिए थे। वेटर ने आकर उससे बार के बंद होने की बात कही तो वो लड़खड़ाते कदमों के साथ बाहर जाने लगा। वो लड़खड़ाते हुए ही पर्वत कॉलोनी जा पहुंचा। वो अपने घर की बजाय आदिका के घर की बाउंड्री को क्रॉस करके अंदर आ गया। उसने फिर ऊपर आदिका की बालकनी की तरफ नज़र घुमाई। ऊपर चढ़ने के लिए कोई रास्ता नहीं था। अर्नब ने फिर चारों तरफ नज़र घुमाई। उसे बिमला के घर के बाहर बने स्टोर में एक सीढ़ी दिखी। वो उस तरफ बढ़ गया। उसने वहाँ से सीढ़ी ली और आद्रिका की बालकनी के नीचे लगा दी। वो उस पर चढ़कर उसकी बालकनी में गया। बालकनी बंद थी और पर्दा लगा हुआ था। वो बालकनी के शीशे पर हाथ मारने लगा। वहीं आद्रिका, जो कि पढ़ रही थी, जब उसके कानों में ये आवाज़ आई तो वो उठी और उसने पर्दा हटाया। जब उसकी नज़र सामने बालकनी के कांच के बने दरवाजे के उस पार अर्नब पर पड़ी तो उसने झट से दरवाज़ा खोला। अर्नब अंदर आकर बेड पर जाकर बैठ गया। आद्रिका ने दरवाज़ा बंद किया और पर्दा लगा दिया। उसने फिर कमरे के दरवाजे को देखा, वो भी बंद था। अब वो जैसे ही अर्नब के पास बैठी, अर्नब ने उसका हाथ पकड़कर अपनी गोद में बिठा लिया। उसके करीब आते ही आद्रिका को बियर की स्मेल आई। बियर की स्मेल आते ही आद्रिका ने उसे ज़ोर से धक्का दिया और उससे दूर हो गई। वो उसे गुस्से से घूरने लगी। आद्रिका ने उसे सहारे से उठाया और फिर बाथरूम में ले गई। उसने कुछ पल सोचा और फिर उसे शॉवर के नीचे खड़ा करके शॉवर ऑन कर दिया। कुछ ही देर में ठंडा ठंडा पानी अर्नब के ऊपर गिर रहा था। अर्नब को थोड़ा थोड़ा होश आ रहा था। उसने जब अपने सामने आद्रिका को देखा तो उसे भी शावर के नीचे खींच लिया। आद्रिका सीधा उसके सीने से लगी। उसने घूर कर अर्नब को देखा और फिर उससे दूर होने लगी, लेकिन अर्नब ने उसकी कमर को कसकर पकड़ लिया था। अब वो दोनों ही भीग रहे थे। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में खो चुके थे। तभी आद्रिका के कमरे का दरवाज़ा खटकता है। आवाज़ सुनकर दोनों ही सकपका गए और इसी चक्कर में आद्रिका गिरने ही वाली थी कि अर्नब ने उसे बाहों में थाम लिया। आद्रिका ने खुद को आहिस्ता से उससे अलग किया और फिर उसे तौलिया थमाकर बाहर आई और कहा, कौन? बाहर से जयश्री बोली। कौन कौन? मैं ही हूँ। इतनी रात गए तूने शावर क्यों ऑन किया है? आद्रिका ने अटकते हुए कहा। वो मैं बाथरूम गई थी और गलती से शावर ऑन हो गया। जयश्री ने कहा, अच्छा, पढ़कर सो जाना। जयश्री चली गई। जब आद्रिका को यकीन हो गया कि जयश्री चली गई तो उसने अर्नब को बाहर निकाला। अर्नब को बाहर निकालकर उसने कपड़े बदल लिए। अर्नब ने भी अपनी हुडी निकाल कर रख दी। अब वो अपने होश में था। आद्रिका ने जब बाहर निकलकर उसे ऐसे देखा तो कहा, अपने घर जाओ, मुझे पढ़ना है। अर्नब ने उसके नज़दीक जाते हुए कहा, मैं तो। आद्रिका ने उसे हाथ दिखाकर टोकते हुए कहा, जाओ, वैसे भी मैं शराबियों से बात करने में दिलचस्पी नहीं रखती। उसका जवाब सुन अर्नब समझ गया कि वो उससे नाराज़ है। आद्रिका ने फिर कहा, जाओ, मुझे पढ़ना है, कल एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम का सुनकर वो चुपचाप हुडी लेकर बालकनी से ही चला गया। जब तक वो बिमला के घर के अंदर नहीं गया और उसके कमरे की लाइट नहीं जली, तब तक आद्रिका अपनी बालकनी से नहीं हटी। अर्नब के कमरे की लाइट जलते ही आद्रिका ने बालकनी का दरवाज़ा बंद किया और पर्दे लगाकर पढ़ने बैठ गई।
आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।